हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ब्रह्मदेव और नव वर्ष की शुभकामनाओं के साथ अपने यूट्यूब चैनल सिटी गार्डन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूं, लेकिन बागवानी का भी शौक रखता हूं और जब भी मुझे समय मिलता है तो उसे अपने पौधों के साथ स्पेंड करता हूं। आज मैंने आपके सामने एक पौधा रखा है। आप इस पौधे को देखिए, कितना सुंदर, मनमोहक और सदाबहार पौधा है। मैं इसी पौधे के बारे में आपसे शेयर करना चाहता हूं। इस पौधे का नाम है कैलबोंडिन ऑरेंज। इसे देखकर आप समझ गए होंगे कि यह कितना हाईली डेकोरेटिव प्लांट है। दुनिया भर के देशों में इस पौधे को घर या ऑफिस डेकोरेशन के लिए यूज किया जाता है, लेकिन आपको यह जानकर और भी अच्छा लगेगा कि इसके फ्रूट का इस्तेमाल भी खाने के अलावा और भी कई पर्पस के लिए लोग करते हैं। दोस्तों, इस पौधे को साउथ एशियन कंट्रीज जैसे फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया, साउथ चाइना आदि देशों में खूब उगाया जाता है। फिलीपींस में यह पौधा काफ़ी प्रचलित है और वहाँ इसके फ्रूट्स का खूब प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, यह पौधा रूटेसिया फैमिली को बिलोंग करता है और इसका साइंटिफिक नेम सिट्रोफॉर्चुनेला माइक्रोकार्पा है। दरअसल यह रूटेसिया फैमिली के ही दो सिट्रस पौधे, मंदारिन ऑरेंज और कुमक्वैट का एक क्रॉस प्रोडक्ट है। अलग अलग देशों में इस पौधे को अलग अलग नामों से भी पुकारा जाता है और इसके कुछ पॉपुलर नेम्स हैं: कैलमोंडिंग, कैलमोंडिंग ऑरेंज, कैलामंसी, कैलामंदारिन, गोल्डन लाइन, फिलीपीन लाइन, पनामा ऑरेंज, चाइनीज ऑरेंज इत्यादि। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं जो इसके फ्रूट्स हैं वो बिल्कुल संतरे की तरह ही दिखते हैं। ये देखिए, लेकिन ये आकार में काफ़ी छोटे होते हैं। इस फल का एवरेज डायमीटर 1 इंच ही होता है। ये अधिक से अधिक 1.5 इंच या उससे थोड़ा ज़्यादा डायमीटर वाला हो सकता है। इसका छिलका हालांकि संतरे के छिलके की तरह मोटा और कड़वा ना होकर बेहद पतला, मुलायम और नाजुक होता है। साथ ही मीठा भी होता है, जिसे आप बेहिचक खा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इसका जो पल्प होता है वह मीठा ना होकर लेमन और ऑरेंज के मिले जुले स्वाद की तरह खट्टा होता है। इसका फल अगर आप तोड़ना चाहें तो खींच कर ना तोड़ें, क्योंकि खींच कर तोड़ने पर आप देख सकते हैं क्या होता है। जो इसकी इसका छिलका है यह इसके तने के साथ लगा रह जाता है और आपका फल भी डैमेज हो जाता है। फिर आप उसको स्टोर करके ज़्यादा दिन तक नहीं रख सकते हैं। इसलिए आप हमेशा एक सीजर या किसी क्लिपर की मदद लें और इस तरह से कट करें इसको। ऐसा कट करने पर आप इसको आराम से अपने रेफ्रिजरेटर में 2 हफ्ते तक सुरक्षित रख सकते हैं। दोस्तों, मैं आपसे कैलमंडिन ऑरेंज फ्रूट के इस्तेमाल और इससे होने वाले बेनिफिट्स के बारे में भी बात करूंगा, लेकिन पहले इस पौधे की कुछ और खूबियों के बारे में आपको बताना चाहूंगा। आप देख सकते हैं मेरे इस प्लांट में लगभग 100 के आसपास फ्रूट्स हैं, जबकि यह प्लांट केवल 3 फीट ऊंचा और 3 फीट चौड़ा है। और इतने ही फ्रूट्स मैं अब तक इस पौधे से तोड़ चुका हूं दोस्तों। तो आप समझ सकते हैं कि इस पौधे की डेकोरेटिव वैल्यू कितनी अधिक है। यह एक सदाबहार पौधा है जो लगभग पूरे वर्ष भर फूल, फल और पत्तियों से लदा रहता है। इसमें फूल और फल आपको एक साथ दिख जाएंगे। इस पौधे में आपको हर समय कुछ बड़े फ्रूट्स, कुछ छोटे फ्रूट्स, कुछ कच्चे और कुछ पके फ्रूट्स और कुछ फूल भी अवश्य ही मिल जाएंगे। दोस्तों, इस समय जनवरी का महीना है और काफ़ी ठंड भी पड़ रही है। तो इस समय यह पौधा डोरमेंट कंडीशन में है, यानी इसमें ग्रोथ की सारी प्रक्रिया धीमी हो चुकी है। फिर भी आप देखिए, इस समय भी इसमें कुछ फ्लावर्स हैं और कुछ कच्चा फ्रूट भी आपको दिखाई देगा। और मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं दोस्तों। यह देखिए फ्रेंड्स, ये जो फल दिख रहा है आपको, ये हरे रंग के 2 छोटे छोटे फ्रूट्स भी इसमें हैं। और इसके फूल को भी मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, ये कुछ फूल की कली आपको आती हुई दिख रही होंगी। ये सफ़ेद रंग की जो फूल की कली आप देख रहे हैं, ये थोड़े ही दिनों में फ्लावर्स में बदल जाएगा और इसमें से बहुत ही भीनी भीनी खुशबू आती है दोस्तों, जो कि मोगरे और जैस्मिन के मिले जुले खुशबू की तरह होती है। दोस्तों, यह पौधा सबसे हार्डिएस्ट सिट्रस प्लांट्स में से एक है,
जो -6 डिग्री सेल्सियस तक की ठंड को भी बर्दाश्त कर सकता है। इस पौधे को आप पॉट या कंटेनर में भी उगा सकते हैं। यह पौधा इंडोर और आउटडोर दोनों जगहों पर रखा जा सकता है, लेकिन आउटडोर में रखने पर इसमें फ्रूट का प्रोडक्शन बहुत ही अच्छा होता है। अगर आप इसे इंडोर ही रखना चाहते हैं तो यह ध्यान में रखें कि कम से कम 2-3 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट इसे मिले और बाकी समय भी यह ब्राइट लाइट में हो। इसके फ्रूट्स शुरुआत में गहरे हरे रंग के होते हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी दिखाया था, और धीरे धीरे मैच्योर होते हैं। पूरी तरह से इसे मैच्योर होने में 6 से 8 महीने का समय लगता है और पूरे 1 साल तक यह पौधे में लटका रहता है, बशर्ते आप बीच में इसे न तोड़ें। जब इसके फल मैच्योर होने लगते हैं तब गहरे हरे रंग को छोड़कर यह पीला होने लगता है और बाद में पूरी तरह गोल्डन येलो कलर का हो जाता है। इस कंडीशन में यह कई महीने तक पेड़ से लगा रहता है। फाइनली जब इसके फ्रूट्स पूरी तरह पक जाते हैं तब ये गहरे नारंगी रंग के हो जाते हैं, जैसा कि इस समय अभी आप देख रहे हैं। इसका फल पूरी तरह पक चुका है और अब आप इसे हार्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप इसे हार्वेस्ट नहीं करते हैं तो अगले 2-3 महीने में ये धीरे धीरे अपने आप नीचे गिर जाएंगे। दोस्तों, इस पौधे की इतनी सारी खूबियों के बारे में जानने के बाद आप जरूर सोच रहे होंगे कि ऐसा ही एक पौधा आपके भी घर में हो। तो आइए अब मैं आपको बताऊंगा कि इस पौधे को आप कैसे ग्रो कर सकते हैं और किस तरह उसकी देखभाल कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप एक गार्डन लवर हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन को टच करें और लाल रंग वाले बेल आइकॉन को दबाएं। ऐसा करने से जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी। तो आइए अब हम देखते हैं कि इस प्लांट को कैसे ग्रो करें। दोस्तों, आप किसी भी लोकल नर्सरी से इस पौधे को खरीद सकते हैं। वहाँ आपको बड़ी आसानी से यह मिल जाएगा। वहाँ चाइनीज संतरा या चाइनीज नींबू के नाम से लोग इसे बेचते हैं। खरीदते समय आप यह ध्यान रखें कि पौधा छोटा या मध्यम आकार का ही हो। इसका फायदा यह होता है कि फ्रूटिंग करने से पहले पौधे को थोड़ा समय मिल जाता है और नए वातावरण में यह खुद को अच्छी तरह एडजस्ट कर लेता है। आप जिस पौधे को इस समय देख रहे हैं, इसे मैंने 2 साल पहले एक नर्सरी से खरीदा था और तब यह सिर्फ 1 फुट की ऊंचाई का था। इसमें 3-4 छोटे छोटे ग्रीन कलर के फ्रूट्स लगे हुए थे। दिखने में काफ़ी आकर्षक लग रहा था, इसलिए मैंने खरीद लिया था। आज 2 साल बाद यह एक 12 इंच के पॉट में लगा हुआ है और इसकी ज़मीन से जो हाइट है वह 3 फुट है और इसका फैलाव भी 3 फीट ही है। ज़मीन में लगाने पर यह पौधा 15 से 20 फीट की ऊंचाई तक बढ़ सकता है, लेकिन पॉट में रूट बॉन्डिंग होने के कारण यह खुद के ही ड्वार्फ वैरायटी में बदल जाता है। दोस्तों, इस पौधे को वेल ड्रेन्ड और ऑर्गेनिकली रिच सॉइल की ज़रूरत होती है। वेल ड्रेन्ड सॉइल में पानी ठहरता नहीं है और ना ही कीचड़ बनता है। वेल ड्रेन्ड सॉइल बनाने का फार्मूला मैं आपको बताता हूँ। आप 40% साधारण मिट्टी यानी बगीचे की मिट्टी लीजिए, उसमें 20% रिवर सैंड मिलाइए, 20% सड़ी हुई गोबर की खाद, 10% वर्मी कंपोस्ट और 10% कोकोपीट मिला लीजिए। इस तरह से आपका वेल ड्रेन्ड और ऑर्गेनिकली रिच सॉइल तैयार हो जाएगा। शुरुआत में आप 12 इंच के ही गमले में इस पौधे को लगा सकते हैं, लेकिन जब पौधा बड़ा हो जाए तो इसे एक बड़े साइज के गमले में रिपोर्ट करना अच्छा रहेगा। मेरा यह पौधा भी अब एक बड़े गमले में रिपोर्ट करने लायक हो गया है और रिपोर्ट करने का सही समय फरवरी मार्च या बरसात के ठीक बाद का समय यानी सितंबर अक्टूबर का महीना होता है। दोस्तों, इस पौधे की अगली रिक्वायरमेंट है 6 से 8 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट। लेकिन एक्सट्रीम गर्मी के दिनों में जब टेम्परेचर काफ़ी हाई हो जाता है तब सिर्फ सुबह की 3-4 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट और बाकी समय पार्सल शेड इस पौधे के लिए उपयुक्त होता है। इस पौधे को ओवर वाटरिंग पसंद नहीं है। ओवर वाटरिंग होने से इसमें रूट रॉटिंग की समस्या हो जाती है और पेस्ट अटैक की संभावना भी बढ़ जाती है। इसलिए इसे पानी तभी दें जब गमले की ऊपरी सतह यानी आधे इंच तक की मिट्टी ड्राई हो चुकी हो। लेकिन जब भी आप इसे पानी दें तो वो काफ़ी डीप होना चाहिए, यानी गमले में पानी तब तक डालते रहना है जब तक कि वह ड्रेनेज होल से बाहर ना निकलने लगे। दोस्तों, चूंकि कैलमंडिन ऑरेंज के पौधे में काफ़ी हैवी फ्रूटिंग होती है और ईयर राउंड यह सिलसिला चलता रहता है,
इसलिए इसकी न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट्स भी बहुत अधिक होती है और लगातार इसे न्यूट्रिएंट्स मिलते रहना चाहिए, इसलिए स्लो रिलीज फर्टिलाइजर का उपयोग करना ज़्यादा अच्छा होता है। इससे पौधे को हर समय न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल रहता है। जब तक आपका पौधा गमले में पूरी तरह एस्टैब्लिश ना हो गया हो, तब तक इसमें नाइट्रोजन और पोटेशियम वाले फर्टिलाइजर का उपयोग करिए और जब यह एक बार एस्टैब्लिश हो जाता है तो फिर इसमें डाइल्यूटेड लिक्विड फर्टिलाइजर जो पोटेशियम और फास्फोरस रिच हो उसका उपयोग करें। फर्टिलाइज करने की फ्रीक्वेंसी 1 महीना या 15 दिन का रख सकते हैं, यह डिपेंड करता है फर्टिलाइजर की मात्रा पर। दोस्तों, आप कभी भी पौधे को हेवीली फर्टिलाइज ना करें, बल्कि फर्टिलाइजर की मात्रा कम रखें और उसको फीड करने की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दें। बार बार केमिकल फर्टिलाइजर के इस्तेमाल से सॉइल की अपनी फर्टिलिटी कम हो जाती है और उसमें एसिडिटी की मात्रा बढ़ जाती है। इसलिए साल में 2 बार यानी फरवरी मार्च और सितंबर अक्टूबर के महीने में सॉइल की ऊपरी सतह में कुछ ऑर्गेनिक मैटर्स जैसे वर्मी कंपोस्ट या अन्य कोई भी अच्छी क्वालिटी का कंपोस्ट ऐड कर देना चाहिए। इसके अलावा पौधे के जड़ के चारों ओर मल्चिंग करना बेहतर होता है। इसके लिए आप वुड चिप्स या सूखी पत्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं अभी आपको दिखाता हूं कि मैंने अपने पौधे की मल्चिंग के लिए क्या इस्तेमाल किया है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने पौधे की मल्चिंग के लिए वुड चिप्स का उपयोग किया है। ये काफ़ी कोर्स ग्रेन वुड चिप्स हैं और ऐसे ही वुड चिप्स का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो बेहतर होगा। हालांकि आप सूखी पत्तियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मल्चिंग करने का फ़ायदा यह होता है कि इससे मिट्टी में मॉइस्चर जो है वो जल्दी उड़ता नहीं है और पौधे यह जो पर्टिकुलर पौधा है यह इसको पसंद करता है। इसे इसकी जो जड़ है वो हमेशा अगर मॉइस्ट रहे तो ये ज़्यादा बेटर परफॉर्म करता है। तो इसलिए मल्चिंग करने से इसके जड़ के अंदर मॉइस्चर मेंटेन्ड रहता है। बाकी पौधों की तरह इस पौधे को भी कीट पतंग और फंगस से बचाने के लिए उपाय करना पड़ता है। इसके लिए आप किसी भी ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड का प्रयोग कर सकते हैं। पौधे की जड़ में अगर आप नीम की खली को पीस कर छिड़कते हैं तो फंगल इन्फेक्शन से बचाव होता है और पेस्ट अटैक के प्रति पौधे की इम्यूनिटी बढ़ती है। पत्तों को खाने वाले हरे रंग के कीट से बचाव के लिए आप नीम के तेल का छिड़काव समय समय पर पौधे के ऊपर करते रहिए। अगर सिचुएशन ज़्यादा वर्स्ट हो गया हो और पौधे को इमीडिएट रिलीफ की ज़रूरत हो तो केमिकल पेस्टिसाइड्स और फंजीसाइड्स का भी उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, खुली हवा में एक्सपोज होने के कारण कैलमोंडिन के पत्तों पर धूल जम जाती है, जिसके कारण एफिड्स और दूसरे तरह के इन्फेक्शंस का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए इसके पत्तों की सफाई आप हर हफ्ते करते रहिए। इसका तरीका काफ़ी आसान है। एक स्प्रे बोतल ले लीजिए, उसमें साफ पानी भर करके उसे पत्तों पर बार बार स्प्रे करिए। मैं ऐसा करके आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये मैंने एक स्प्रे बोतल ले लिया है और अब इससे मैं इसके पत्तों पर पानी छिड़कता हूँ। इस तरह से दोस्तों, अगर आप बार बार पत्तों पर पानी छिड़केंगे तो सारा धूल पानी के साथ बह जाएगा और पत्ता बिल्कुल क्लीन हो जाएगा इस तरीके से। तो दोस्तों, मैंने अब तक आपको जो भी उपाय बताए हैं इस पौधे के रखरखाव के लिए और इसे ग्रो करने के लिए, आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा और आप ज़रूर अपने घर में कैलमोंडिन ऑरेंज का यह पौधा लगाएंगे। और दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में मुझे कमेंट्स ज़रूर लिखिएगा और अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसके फ्रूट्स का आप इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं और इसके कितने ढेर सारे बेनिफिट्स हैं, वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों अगर आपको पसंद आए तो, और इसे शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।